हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी सेकेंड ईयर डियर स्टूडेंट को। आज का वीडियो है 7 का मंडे। तो इस दिन आपका MSN 1 होता है, सीरियल वाइज हमारा चलता है स्टडी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो और यह जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पाचन में भूमिका निभाने वाला ऑर्गेन सब है वो सब के बारे में हमको देखना है। ओके, तो यह MSN 1 वीडियो 27वां है। इससे पहले 26 वीडियो तक डाल चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर सीरियली देखिए। GNM सेकेंड ईयर का। और आप लोग चलिए, जैसा कि आप लोग को पता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हेमोरॉयड को हम लोग पाइल्स भी कहते हैं, तो इसको कन्फ्यूजन मत होइएगा, समझ गए। पाइल्स या हेमोरॉयड रहे, बात वही है। यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसके प्रकार बताए, इसके कारण लक्षण क्यों होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं, निदान क्या होता है, प्रबंध क्या होता है। और आजकल ये समस्या बहुत सारे लोगों को होते जा रहा है, क्योंकि आज खान पान और लाइफ स्टाइल बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है। इसलिए हेमोरॉयड बवासीर बहुत सारे लोगों को पकड़ते जा रहा है, समझ गए। तो चलिए इस कारण से देखते हैं बवासीर, हेमोरॉयड या पाइल्स होता क्या है। सबसे पहले आपको समझना है कि जो ये सारे चीज़ें होता है वह मलाशय या गुद्दा जो होता है ना, हमारा जो रेक्टम या एनस होता है, मल द्वार, वहाँ पे जो है यह वहाँ के जो ब्लड वेसल्स जो रक्त वाहिनी होता है उसमें जो है फूल जाता है, वह सूजन हो जाता है, समझ गए। और फूलने से और सूजन होने से आपको जाहिर सी बातें है, पता है कि वहाँ पे लंबाई में वृद्धि हो ही जाएगा उस रक्त वाहिनी में, और उसी को हम लोग जो है बवासीर कहते हैं, समझ गए। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझे तो चलिए इसके नीचे वाले पैराग्राफ में और अच्छे से समझिए। देखिए, बवासीर जो है गुद्दा और मलाशय कहीं भी होगा, टेंशन है, या तो मल द्वार पर भी, गुद्दा पर भी हो सकता है, या फिर रेक्टम में भी हो सकता है, समझ गए। तो ये आप लोग कन्फ्यूजन मत होइए। जो रेक्टम वाला होता है वह इंटरनल होता है, जो गुद्दा पर होगा वह आपका एक्सटर्नल होता है। तो बवासीर या तो गुद्दा हो या वह मलाशय हो, दोनों के निचले भाग के जो रक्त वाहिनी होता है ना, ब्लड वेसल, चूँकि हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में आप जहाँ भी देख लीजिए वहाँ पे रक्त वाहिनी रहेगा ही रहेगा। अगर वहाँ पे रक्त वाहिनी नहीं होगा तो कैसे वहाँ पे रक्त पहुँचेगा। और शरीर के हर एक भाग में जो है ब्लड पहुँचना ज़रूरी है, समझ गए ना, तभी वो बॉडी काम कर पाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा उसको। तो इसीलिए गुद्दा और जो मलाशय होता है वहाँ का भी जो रक्त वाहिनी होता है उसमें सूजन आ जाता है, समझ गए। सूजन आने से जो है वो क्या होता है कि उसके जो रक्त वाहिनी होता है उसके लंबाई में वृद्धि हो जाता है। जाहिर सी बातें हैं, कोई चीज़ सूजन होने के बाद बढ़ ही जाता है। तो उसी प्रकार से वह जो रक्त वाहिनी होता है, ब्लड वेसल्स, रेक्टम का, एनस का, उसमें सूजन होने से, फूल जाने से वह बढ़ जाता है, आकार में वृद्धि हो जाता है, समझ गए। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति को लंबे समय से कब्ज हो, शौच में यानी बाथरूम में वह लंबे समय तक बैठता हो, मतलब उसको कब्ज है, बाथरूम जल्दी नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति जोर लगाता है बाथरूम को, ठीक है, प्रेस करता है बाथरूम को निकालने के लिए, समझ गए। तो ये कारण हो सकता है। लंबे समय तक बैठे रहना बाथरूम में, समझ गए, अत्यधिक समय तक जोर लगाना, समझ गए। इसके अलावा मोटापा भी कारण बनता है, और गर्भवती महिलाओं को भी यह होने का खतरा रहता है, समझ गए। इसमें जो गुदा और जो मलाशय होता है उसमें वही जो रक्त वाहिनी होता है यही मस्से के रूप में बन जाता है, मस्सा बन जाता है, जिसके कारण वही नस जो है फूलकर मस्सा के रूप ले लेता है, और यही जब फूट जाता है तो इससे खून निकलने लगता है और दर्द होने लगता है, समझ गए चीज़ों को। तो यही हमारा जो है बवासीर होता है। अब बवासीर को अच्छे से आप लोग समझ गए, फिगर के भी माध्यम से समझ लीजिए। ए हमारा है फिगर, समझ गए, ए है फिगर। अब मानिए ए हमारा क्या है, ए है हमारा रेक्टम, समझ गए, ए है हमारा मलाशय, यहाँ पे मल जो है जमा होता है, समझ गए। अब मान गए हम लोग क्या पढ़े हैं कि मलाशय या मल द्वार, तो मल द्वार ये हो गया जहाँ से मल बाहर निकलता है, तो वो मल द्वार हो जाता है ऊपर वाला हिस्सा, और इसके अंदर हमारा मलाशय होता है जहाँ से मल जमा रहता है फिर बाहर आता है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि मलाशय के या फिर मल द्वार दोनों के निचले भाग में सूजन हो जाता है उसके रक्त वाहिनी में, नसों में। तो वही देखिए, ये हमारा क्या है, मलाशय है, समझ गए, मलाशय अंदर होता है। अब मलाशय के निचले भाग, तो मानिए ये मलाशय है तो इसके निचले भाग यही ना है, यही है, तो इसी निचले भाग में होता है कि यहाँ का जो नस होगा मलाशय का वह फूल जाता है, समझ गए। अब फूल जाता है, अब व्यक्ति जो है बार बार इस पर कब्ज होगा, कब्ज बनेगा, मल उसका ठीक ढंग से बाहर आएगा नहीं। अब लंबे समय तक कब्ज बनते बनते व्यक्ति डेली बाई डेली जो है प्रेशर लगा के बाथरूम निकालेगा, दबाव लगा के, तो यहाँ के नस धीरे धीरे फूलते जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब वह फूल कर अत्यधिक फूल जाता है तो वह फूट जाएगा दबाव लगाने से, और ब्लीडिंग
होने लगता है। जब जब फूटेगा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, समझ गए। और यही जो है ये मलाशय वाला में होगा तो यह इंटरनल होगा, चूँकि मलाशय अंदर ही है और मलाशय के निचला भाग में सूजन हो जाएगा, फूल जाएगा नस और ब्लीडिंग होगा, तो वह जो है हमारा इंटरनल होता है, समझ गए। एक्सटर्नल जो होता है वह हमारा मल द्वार पर होता है, गुद्दा पर होता है। जो बाहर से गुद्दा दिखता है ना, उस पे हो जाएगा, वहाँ के नस में सूजन हो जाएगा या नस फूल जाएगा, तो वह एक्सटर्नल होगा। चूँकि गुद्दा मल द्वार तो बाहर की तरफ ही रहेगा, बाहर की तरफ ही मल को निकालेगा, तो उसी में बाहर की तरफ से अगर मल द्वार पर ही हो जाएगा तो वह एक्सटर्नल होता है, समझ गए। और एक होता है प्रोलैप्स। प्रोलैप्स होता है जो डायरेक्ट जो है बाहर निकल जाता है, समझ गए। डायरेक्ट जो है मल द्वार के रास्ते बाहर ही निकल जाता है, तो ये प्रोलैप्स हो जाता है। तो चलिए ये फिगर के माध्यम से आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे समझते हैं। ऊपर जो देखें उसका इंग्लिश यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो इंग्लिश आप जो भी लोग हैं इंग्लिश वाले देखिएगा। रही बात यहाँ पे प्रकार की बात है, तो प्रकार 3 प्रकार के मुख्यतः जो है आपको कहीं कहीं 2 ही प्रकार के देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे हम 3 प्रकार के पढ़ाएंगे आपको, समझ गए। ज़्यादातर मामला में आपको एक्सटर्नल और इंटरनल यही 2 देखने को मिलेगा, समझ गए। तीसरा आपको बहुत कम ही जगह पर मिलेगा। तो बाह्य बवासीर होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड या एक्सटर्नल पाइल्स कहिए। यह अभी पढ़ाए हैं, बताए हैं। बाह्य में जब गुदीय छिद्र एनल एस्फिंक्टर से नीचे वाली रुधिर वाहिनी प्रसारित एवं फूल जाती है तो यह बाहर से दिखाई देता है, इसलिए इसे बाह्य बवासीर कहते हैं। अब आप लोग को ये एस्फिंक्टर पता होगा। यही एस्फिंक्टर के जरिए जो है यह एक मसल्स होता है, एक मांसपेशी होता है, जो आप मल त्यागते हैं तो उस समय खुलता है, और जब आप नॉर्मल रहते हैं, मल नहीं त्यागते रहते हैं, तो यही एस्फिंक्टर जो है बंद करके आपको मल को रोके रहता है। अगर इस एस्फिंक्टर पर जो मसल्स के बना होता है, अगर इस पर कंट्रोल नहीं रहता है तो ही जो है आपका मल आपके बिना चाहे हुए बाहर निकल जाएगा, समझ गए। तो ये एस्फिंक्टर एक प्रकार से छिद्र होता है जो बंद हो जाएगा, तो वो कंट्रोल करेगा, मल को रोक के रखेगा अंदर में ही, और जब आप मल त्यागते हैं तो यही एस्फिंक्टर खुलता है तो मल बाहर आता है। तो यही जो एस्फिंक्टर होता है, मल गुदीय जो छिद्र होता है, इसके निचले मतलब बाहर वाला जो रक्त वाहिनी होता है वह फूल जाता है और उसमें विस्तारित मतलब फैल जाता है और वह बाहर से दिखता है, इसीलिए एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं, समझ गए। चलिए दूसरा है आंतरिक बवासीर इंटरनल हेमोरॉइड। अब आंतरिक का मतलब अभी ऊपर बता दिए हैं कि यह जो है आपके नीचे होता है, समझ गए। यह जो है आपके मलाशय के नीचे होता है, रेक्टम, समझ गए ना, मलाशय के नीचे होता है। और चूँकि मलाशय अंदर में ही है तो मलाशय के निचले वाले जो भाग में जो रक्त वाहिनी है उसमें जो है सूजन हो जाएगा, फूल जाएगा, तो उस और वह अंदर होता है और वह अंदर से ही ब्लीडिंग होता है। इसे देखने के लिए हम लोग प्रोटोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो यह जो है हमारा क्या होता है, इंटरनल बवासीर होता है, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रोलैप्स हेमोरॉइड। प्रोलैप्स हेमोरॉइड्स का मतलब होता है कि यह गुद्दा से होकर बाहर निकला हुआ बवासीर होता है। प्रोलैप्स का मतलब होता है कि जो बवासीर होगा वह डायरेक्ट जो है आपको ना ऊपर वाला रहेगा और ना अंदर वाला रहेगा। अंदर वाला डायरेक्ट बाहर तक आ गया रहेगा, जो मासा होता है ना, मासा के रूप में बाहर निकल जाएगा गुद्दा के माध्यम से, तो वो प्रोलैप्स होता है, समझ गए। एक प्रकार से जो हम लोग गाँव के देहात में कहते हैं कि भार निकल गया है, समझ गए ना, तो वो जो है एक प्रकार से यही जो है होता है, समझ गए। तो प्रोलैप्स होता है जिसमें डायरेक्ट गुद्दा के द्वारा मांस बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ओके। चलिए अब यहाँ पे तीनों प्रकार का यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश साथ साथ में देना जरूरी है, समझ गए। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारण है जिसमें आपको बनता है सिचुएशन, कारण बवासीर होने का, और यही सब कारण को अगर आप दूर कर लीजिएगा तो आप बवासीर आपको नहीं होगा। और एक बात समझ लीजिए, बवासीर होने के बाद बहुत तकलीफ़ होता है, कहीं भी आप रहिएगा, कहीं भी किसी समय ब्लीडिंग जो है आपका हो जाता है, समझ गए, तो और काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। तो बवासीर का जो कारण होता है लंबे समय तक कब्ज रहना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहले आपको कब्ज से बचना है। अगर लंबे समय से कब्ज है तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ऐसा भोजन करे जो पचे, रेशेदार भोजन करे, समझ गए ना। बाकी वो सब हम देखेंगे ट्रीटमेंट में, लेकिन कारण जानिए। अगर लंबे समय तक कब्ज आपको बनता है तो बवासीर होने का खतरा है। लंबे समय तक आप बैठने का काम करते हैं या फिर खड़े रहने का भी काम करते हैं तो यह भी सिचुएशन जो है गड़बड़ है, समझ गए। इसलिए लंबे समय तक बैठना नहीं चाहिए, ना खड़े रहना चाहिए। मल त्यागने में अगर आप जोर लगाते हैं, फोर्सफुल डिफिकेशन करते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगा के आप मल त्यागते हैं तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए।
अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन, अगर आप बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन का सेवन करेंगे तो आपको कब्ज बनेगा, गैस बनेगा और वही जो है आपको बवासीर उत्पन्न करेगा। मोटापा भी कारण बनेगा, ऊपर में देखे हैं। प्रेगनेंसी भी कारण बनेगा, ऊपर में देखे ही हैं। कम रेशेदार भोजन का सेवन, अगर बहुत ज़्यादा आप चिकने भोजन ले रहे हैं, रेशेदार भोजन, फाइबर वाला भोजन कम ले रहे हैं, तो फिर आपको कब्ज बनेगा और जो है ये प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद हिपेटिक तंत्र में रक्त दबाव अधिक होना, जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जो लीवर को मिलता है रक्त, उसमें अगर रक्त दबाव ज़्यादा होगा तो यह भी कारण बनता है। गुदा एवं मलाशय में संक्रमण, कोई ऐसा संक्रमण जो आपको गुदा और मलाशय दोनों को संक्रमित किया हो तो ये कारण हो सकता है। कोलाइटिस का मतलब होता है कि आपका जो छोटी आंत का बड़ी आंत का जो सबसे बड़ा भाग है कोलोन, उसमें किसी प्रकार के इन्फ्लामेशन होना, कोलाइटिस होता है। अगर बड़ी आंत में ही प्रॉब्लम होगा तो मल को बाहर ठीक से मलाशय में नहीं भेजेगा, तो वह भी एक कारण बनेगा। मद्यपान, अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं तो यह भी ठीक बात नहीं है। डायरिया होना, यह भी एक आपका कारण बनता है। तो नॉर्मली कारण है जो आप लोग जानते हैं, आप डेली लाइफ में भी जानते हैं कि ज़्यादा कब्ज रहेगा तो दिक्कत है, जोर लगाएंगे मल को त्यागने में, समझ गए। तो ये सब कम फाइबर वाला भोजन लेते हैं, कोलाइटिस है। मद्यपान लेते हैं, आपका यकृत में प्रेशर ज़्यादा है ब्लड का, समझ गए। गुदा और मलाशय में कोई संक्रमण है, तो ये सब आपके कारण बनेंगे हेमोरॉइड यानी पाइल्स होने का। ओके, अब बात आता है कि चलिए, अगर किसी को कारण तो हम लोग जान लिए, अब हम ये जानेंगे कि मान गया किसी को अगर ये बवासीर हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण होंगे। तो आप लोग को पता होगा कि बवासीर में क्या क्या लक्षण होंगे। सबसे पहले कब्ज तो रहेगा ही, कारण भी कब्ज होगा और लक्षण भी उसमें कब्ज रहेगा, समझ गए। तो कब्ज उसको होगा ही, लक्षण पहले से ही है। मल त्यागने समय वह रक्तस्राव ब्लीडिंग आएगा, जब वो डिफिकेशन मतलब जब वो मल त्यागेगा तो उस समय प्रेशर लगेगा और उसका जो है क्या होगा, वह जो फूला हुआ भाग है वह फूट जाएगा और उससे ब्लीडिंग होने लगता है। मल त्याग करते समय जलन होगा, बर्निंग होगा, समझ गए। आपके एनल में इचिंग होगा, खुजली होगा, समझ गए। और इसी खुजली को बचाने के लिए आप लोग को पता है कि एनेस्थेटिक जेल दिया जाता है लगाने के लिए, ताकि वहाँ पे सुन्नपन रहेगा, तो अगर खुजली होगा भी तो पता नहीं चलेगा, समझ गए। गुद्दा में दर्द होगा, एनल में दर्द होगा, बाथरूम करने में दर्द होगा, समझ गए। गुद्दा के बाहर मासा निकल जाएगा, समझ गए ना, नस बाहर की तरफ निकल जाएगा। चिड़चिड़ापन, इरिटेट लगता है हमेशा, जिसको बवासीर रहता है उससे पूछिएगा कितना ज़्यादा दर्द और चिड़चिड़ापन रहता है अपने आप में, समझ गए। खुजली भी होता है, दर्द भी होता है और खून की कमी होगा। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग बार बार अगर होगा तो एनीमिया होगा ही होगा। तो ये सब लक्षण है और ये सब इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर इस समय से कोई भी लक्षण अगर आपको मल में दिखता हो या मल द्वार में, तो तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करिए, समझ गए। रही बात निदान की, डायग्नोसिस की, तो कौन कौन से चीज़ें जो है डायग्नोस हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दिए हैं, कोई भी बीमारी हो हिस्ट्री लेना, इतिवृत्ति लेना फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा है शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ब्लड जांच भी होगा, ब्लड एग्जामिनेशन, ये सब किसी भी बीमारी में संभव है, समझ गए। मल परीक्षण, स्टूल का एग्जामिनेशन किया ही जाएगा, क्योंकि मल में पता किया जाएगा कि क्या इसके आंत ऊत में तो ठीक तो है ये सब, तो उसका भी टेस्ट किया जाएगा। ओके, ये सब चीज़ होता है। अब हम चलेंगे प्रबंध की तरफ। अब क्या देख लिए, कारण देख लिए, लक्षण देख लिए, जांच भी देख लिए कि कौन कौन से जांच होगा। अब हम इसके प्रबंध देखेंगे कि अगर किसी को पाइल्स हो जाता है तो उसमें क्या क्या जो है हम उसका मैनेजमेंट यानी देखभाल में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, जब भी कोई चीज़ का मैनेजमेंट पूछे किसी भी बीमारी का, तो ये चीज़ देखिए कि इसमें कौन कौन से चीज़ें संभव है। ज़्यादातर बीमारी में तो मेडिकल मैनेजमेंट तो हर एक बीमारी में संभव ही है, समझ गए। सब में आप उसके सिम्टोमेटिक दवाई देंगे, लक्षण के दवाई देंगे, उसका भी अगर दवाई संभव है तो उस प्रॉपर बीमारी का भी दवाई देते हैं, लक्षण जो दिखेगा उसका भी दवाई देते हैं, समझ गए। ये होता है चिकित्सा, संक्रमण के दवाई देते हैं, समझ गए। ये सारे दवाई होता है, एंटीबायोटिक। उसके बाद हम जो है क्या करते हैं, अगर इसमें बीमारी में अगर हम देखेंगे कि सर्जरी संभव है, सर्जरी हो सकता है, तो कौन सर्जरी होगा उसका नाम लिख देंगे, समझ गए। ये चीज़ें हो जाएगा सर्जिकल प्रबंध में, चिकित्सीय प्रबंध में दवाई सब हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रबंध। तीसरा प्रबंध हमारा इससे होता है प्रबंध में ही, वो होता है नर्सिंग प्रबंध। और नर्सिंग प्रबंध किसी भी बीमारी में संभव है, चाहे वो पेशेंट को सर्जरी हुआ हो या नहीं हुआ हो। अगर सर्जरी होंगे तो आपको पता है, मैं बता दिया हूँ कि 3 तरीके से देखते हैं। पहला सर्जरी से पहले, दूसरा सर्जरी के दौरान और तीसरा होता है सर्जरी के बाद। अब एक लिखने का तकनीक भी बता दिए हैं कि सर्जरी वाले पेशेंट को जो है कैसे देखभाल लिखेंगे, सब बता दिए हैं।
अगर नॉर्मल पेशेंट है, सर्जरी नहीं होगा, तो उसके लिए भी जो है हम आपको नर्सिंग देखभाल बता दिए हैं कि पहले 4-5 पॉइंट को चुनिए, समझ गए। पहले 4-5 मेन पॉइंट जो आप लक्षण और कारण से उठा सकते हैं, मेन कॉज और मेन सिम्टम्स को उठाइए, और उन सभी लक्षण को कैसे आप मैनेज करेंगे एज ए नर्स, उनमें पॉइंट 4-4 5-5 पॉइंट सभी में लिखते चल जाइए। तो ये होता है बेस्ट तरीका, समझ गए। बाकी चलिए मैनेजमेंट में क्या क्या होगा देख लीजिए। मैंने पहले बताया कि मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब दवाई वगैरह डॉक्टरीय सलाह, समझ गए। पहला है, अब चूंकि हम लोग देखें कि मेन कारण यहाँ पे होगा कब्ज को दूर करना। कब्ज इसका मेन कारण है पाइल्स का। तो कब्ज के उपचार हेतु क्या क्या हम जो है उपचार करेंगे एज ए मेडिकल मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले फाइबर डाइट, ऐसा भोजन देंगे जो रेशेदार होगा, जिससे कब्ज नहीं बनेगा, फटाफट जो है लैट्रिन बाथरूम हो जाएगा। तो फाइबर डाइट देंगे। फ्लूइड इनटेक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तरल पेय पदार्थ देंगे। स्टूल सॉफ्टनर देंगे जो कब्ज को दूर करेगा, जैसे डोकूसेट सोडियम आता है, मैग्नीशियम सल्फेट आता है, समझ गए, जिसको हम लोग डूफालैक कहते हैं, समझ गए ना। तो ये सब होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, यह जो है आपको कॉन्स्टिपेशन के इलाज वाला यह सॉफ्टनर मुलायम बनाता है और मल आसानी से बाहर आता है। तो कब्ज के उपचार के लिए ये होता है, समझ गए। दूसरा है दर्द और खुजली को कम करना। चूँकि अभी ऊपर देखे हैं कि दर्द और खुजली होगा लक्षण में, तो हम इसके अब चिकित्सीय सहायता के अनुसार मदद के द्वारा कौन कौन से विधि अपनाकर दर्द और खुजली को कम करेंगे। तो सबसे पहले सीज बात करते हैं। सीज बात क्या होता है पता है, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। गर्म पानी टब में उसमें कुछ दवाइयाँ रखकर और उसमें जो है पेरिनियम क्षेत्र में से लेकर और ऊपर जो है बैठते हैं उसमें। तो सीज बात हेमोरॉइड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एनल एरिया में कोल्ड एप्लीकेशन करें। कोल्ड एप्लीकेशन से जो फूला हुआ नस है वह शिथिल होगा, समझ गए। एनाल्जेसिक दवा दें, मतलब दर्द से राहत के लिए एनाल्जेसिक दवा देंगे। और एनेस्थेसिया जेली प्रोवाइड करना चाहिए ताकि खुजली उजली को कम करेगा। चूँकि एनेस्थेसिया जेल वहाँ पे सुन्नपन लाएगा, तो क्या खुजली होगा पता चलेगा तब ना हम खुजलाहट करेंगे। तो एनेस्थेसिया जेल सुन्नपन के लिए दिया जाता है ताकि खुजली को खुजलाकर वहाँ से ब्लड और ज़्यादा ना आए, समझ गए। तो ये हो गया खुजली और दर्द को कम करने के लिए। तीसरा है चिकित्सीय प्रबंध में सपोसिटरीज दें। यह श्लेष्मीय स्राव म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ाकर फ्रिक्शन को कम करते हैं तथा क्रमानुकुंचन पेरिस्टाल्टिस को उद्दीपन करते हैं। सपोसिटरी क्या होता है तो आपको पता है, यह एक छोटा सा बना हुआ दवाई होता है। यह दर्द के लिए भी हो सकता है, सूजन के लिए भी हो सकता है। नॉर्मली इसका काम होता है कि यह ठोस रूप में होता है और इसको जो है गुद्दा में रख दिया जाता है, और गुद्दा में रखने से यह धीरे धीरे जो है एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ जो है असर दिखाता है, समझ गए। तो यही सपोसिटरी ठोस जो है दवाई के रूप में होता है, बना हुआ एक चौक डस्टर के तरह जो है दवाई के रूप में बना होता है, और इसको गुद्दा में रख देने से यह जो है एब्जॉर्ब हो जाता है गुद्दा के द्वारा, समझ गए। तो यही सपोसिटरी होता है। यह म्यूकस स्रावन को कम करता है, बढ़ाता है, जिससे जो फ्रिक्शन जो घर्षण हो वह कम होता है और मुलायम रखता है, समझ गए। अब हम लोग चिकित्सीय प्रबंध देख लिए, जो जो चीज़ें ज़रूरी था हम लोग वहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सर्जिकल प्रबंध। अब मेडिकल मैनेजमेंट देख लिए, अब हम लोग देखेंगे जो जो दवाई चीज़ें संभव है देख लिए, लेकिन जो बवासीर होता है दवाई से बहुत कम ही जाता है, तो उसके लिए जो है सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत सारा है। देखिए पहला है क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी जो होता है यह क्या करता है समझिएगा। सर्जरी में पहला क्रायो सर्जरी है। क्रायो सर्जरी का काम होता है कि जिस भी क्षेत्र को आपको सर्जरी करना हो तो इसमें चीर फाड़ नहीं होता है। इसमें इतना ना लो टेम्परेचर किया जाता है कि उस क्षेत्र को आप सीधा समझिए कि बर्फ़ में आप अपना हाथ अगर 4 दिन तक रखिए तो बर्फ़ में क्या होता है कि आपके हाथ जो है एकदम लगेगा निर्जीव हो गया, ख़त्म हो गया, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से क्रायो सर्जरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग करके उस नस को नष्ट कर दिया जाता है। जो नस आपका फूला हुआ रहता है उसको इतना न लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है कि वह जो है ऑटोमेटिक वह नष्ट ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरा है एस्क्लेरोथेरेपी। एस्क्लेरोथेरेपी होता है, इसके अंतर्गत डिलेटेड वेन है जो फूला हुआ नस है उसको एस्क्लेरोटिक ड्रग जो है उसमें डाल दिया जाता है, जिससे पाइल्स जो है सिकुड़ कर झड़ जाता है। एस्क्लेरोथेरेपी का मतलब है कि जो भी डिलेटेड वेन है, जो भी फूला हुआ वृद्धि हुआ जो वेन है उसमें ये एस्क्लेरोटिक ड्रग जो है रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसके असर से जो पाइल्स होता है, जो उभरा हुआ नस है फूला हुआ, वह धीरे धीरे सिकुड़ कर ख़त्म हो जाता है। ओके।
तीसरा है रबर बैंड लिगेशन, और इसी के द्वारा जो है आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे वैद्य हकीम होते हैं जो ये दावा करते हैं कि बिना चीर-फाड़ के जो है सर्तिया जो है बवासीर का इलाज करे। तो उसके लिए जो है यही चीज़ को अपनाता है, समझ गए ना, यही जो है चीज़ को अपनाता है, समझ गए, जिसमें एक रबर होता है और एक बैंड होता है, जिसको नस जो उभरा हुआ रहता है ना, सूजन हुआ रहता है, तो उसको एकदम जड़ में ये रबर लगा के बैंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे होता है कि वहाँ पर रक्तस्राव बंद हो जाता है, ब्लीडिंग वहाँ पे जो है नहीं पहुँच पाता है उस क्षेत्र में, और वहाँ से धीरे धीरे जब ब्लड नहीं पहुँचेगा कुछ दिनों तक शरीर के किसी अंग में, तो धीरे धीरे वह नष्ट होने ही लगता है। तो उसी प्रकार से वह सूजन हुआ नस जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है जब कस के इस रबर बैंड के द्वारा उस फूले हुए भाग को, नस को बांध दिया जाता है रबर बैंड के जरिए, समझ गए, तो ये होता है। चौथा है हेमरॉइडेक्टोमी। अब इन सब के से अगर नहीं उपचार ठीक होता है या नहीं हो पाता है तो एक सर्जरी होता है कि इसे हम लोग हेमरॉइडेक्टोमी कहते हैं। अब इसमें जो भी पाइल्स होता है उसको काट कर हटा दिया जाता है सर्जरी के द्वारा, जिसे हम लोग हेमरॉइडेक्टोमी कहते हैं, समझ गए। और इस प्रकार से कुल यह 4 तरीका है सर्जरी में, जिसके जरिए सर्जरिकल पेशेंट को ट्रीटमेंट होता है। पहला है क्रायो सर्जरी, जिसमें बिल्कुल 0 तापमान पर नष्ट किया जाता है। दूसरा है स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें जो फूला हुआ नस है उसमें स्क्लेरोटिक ड्रग डालकर उसे ख़त्म किया जाता है। तीसरा है रबर बैंड, जिसमें फूला हुआ भाग को रबर से कस के बांध दिया जाता है, जिससे वहाँ रक्त प्रवाह बंद हो जाता है और ऑटोमेटिक सिकुड़ कर ख़त्म हो जाता है। चौथा है हेमरॉइडेक्टोमी, जिसमें सर्जरी के द्वारा जो है पाइल्स को काट के हटा दिया जाता है। ओके, और यही सर्जिकल हो गया, मेडिकल हो गया, कारण लक्षण सब बता दिए। अब आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी जीएनएम सेकेंड ईयर को धन्यवाद।